Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, as you know that we have started the chapter 6 manufacturing industries, and in this chapter we are reached at the topic agro based industries. Let's start the topic of today, that is the agro based industries. Cotton, jute, silk, woolen textiles, sugar and edible oil, etc. industries are based on agricultural raw materials. जैसा कि आपको पता है, सूत यानी कॉटन, जूट पटसन, सिल्की कपड़े जो तैयार होते हैं सिल्क से, सिल्क वोम से, और वुलन टेक्सटाइल्स यानी ऊनी कपड़े, और चाहे चीनी है, और खाने लायक जो तेल होता है, एडिबल ऑयल जिसे हम कहते हैं, ये सारे उन इंडस्ट्रीज से आते हैं। और ये इंडस्ट्रीज जो है कहाँ से अपना रॉ मटेरियल लेती हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से लेती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था में जो कपड़ा उद्योग है बेटा, ये एक बहुत ही अद्भुत अनोखी स्थिति में है। बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि इसने औद्योगिक उत्पादन में अपना एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा की है, या बहुत बड़े जो शेयर ये अपना देता है। यहाँ पर 14% के नियर अबाउट यहाँ पर इसका शेयर है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा कि कॉटन इंडस्ट्री का कितना रोल है टोटल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जहाँ तक बात की जाए, 35 मिलियन पर्सनस डायरेक्टली इससे जो है एम्प्लॉयमेंट गेट करते हैं, और सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के रोल के बाद सीधा दूसरे नंबर का जो कंट्रीब्यूशन है, यानी इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर यानी लोगों को काम देने के मामले में इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये देती है। और फॉरेन एक्सचेंज जो है इसका होता है नियर अबाउट 24.6%, यानी जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज होता है 100%, उसमें से 24.6% जो है फॉरेन एक्सचेंज किससे आता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से होता है। और इसके अलावा इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स जीडीपी। हमारे देश की जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, उसमें यानी सकल घरेलू उत्पाद में भी ये 4% अपना कंट्रीब्यूशन देता है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 4% इसमें शामिल होता है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट। ये देश की एक ऐसा उद्योग है, एकमात्र ऐसा उद्योग है जो कि सेल्फ रिलायंट है यानी आत्मनिर्भर है, एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, और जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को पूरा करता है। रॉ मटेरियल से लेकर इसकी हाईएस्ट वैल्यू की जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, ये खुद ही अपनी नीड्स को कंप्लीट कर लेती है। इसको दूसरी इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा नहीं हेल्प लेनी पड़ती, और ये खुद ही दूसरी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट का कारण बनती है। जैसे अभी आगे आप पढ़ेंगे, इस नेक्स्ट पेज पर देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कॉटन टेक्सटाइल्स। इन एनिशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। पुराने समय में भारत के अंदर क्या होता था कि जो सूती कपड़ा तैयार होता था वो हाथ से जो है धागे बुनकर, और उसके अलावा हैंडलूम वीविंग, हाथ से ही उन धागों की मदद से कपड़े को बुनने की तकनीक से तैयार किया जाता था। आफ्टर द 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के बाद यहाँ पे पावर लूम्स जो है यूज करनी शुरू हुई, यानी यूज होनी शुरू हो गई थी 18th सेंचुरी में के बाद। तो जो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनको काफ़ी धक्का लगा इसकी वजह से कॉलोनियल पीरियड में। क्यों? बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि वो इंग्लैंड में मिलों के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर जो तैयार होता था कपड़ा, उसके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे हाथ से बनने वाले कपड़े में टाइम भी ज़्यादा लगता था, लेबर भी ज़्यादा लगता था, और रॉ मटेरियल भी ज़्यादा लगता था, जबकि वहाँ मिल में बना हुआ कपड़ा सस्ता तैयार हो जाता था। और उसके साथ हमारे जो वीवर्स थे वो जो है कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, उसके साथ compete नहीं कर पा रहे थे।
अब आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से समझने हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट 1 मार्क के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1854। पहली कॉटन मिल, टेक्सटाइल मिल जो है मुंबई के अंदर 1854 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा या टिक कर लीजिएगा। द टू वर्ल्ड वॉर्स वर फोर्ट इन यूरोप, इंडिया वॉज ए ब्रिटिश कॉलोनी। जब 2 विश्व युद्ध लड़े गए तो उस समय भारत अंग्रेजों के का एक उपनिवेश था। देयर वॉज ए डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके। उस समय यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमारे द्वारा बनाए गए कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। Hence, they gave a boost to the development of the cotton textile industry। तो उन्होंने यहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग को के विकास की तरफ ध्यान दिया और उसका ज़्यादा प्रोडक्शन करवाना शुरू किया। एज ऑन 30 नवंबर 2011, अब देखिए 30 नवंबर 2011 के अनुसार देर वर 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स इन द कंट्री। हमारे देश के अंदर 1946 क्या है, सूती और हाथ से जो रेशे तैयार करने वाली जो कपड़ा मिल है वो बन चुकी थी, यानी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। 1946 टोटल जो है कॉटन और ह्यूमन मेड फाइबर बनाने वाली टेक्सटाइल मिल्स इस्टेब्लिश हो चुकी थी। आफ्टर 80% ऑफ दीज आर about 80% ऑफ दीज आर इन द प्राइवेट सेक्टर। इनमें से लगभग 80% तो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती हैं, यानी ये मिल्स इंडिविजुअल पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं। एंड रेस्ट इन द पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, और बाकी बची हुई जो 20% है वो पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर से बिलोंग करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावा देर आर सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज विद 4 to 10 लूम्स। यहाँ पर कुछ हजार जो है छोटी फैक्ट्रियाँ भी हैं जो कि 4 से 10 लूम के जिनके अंदर लगाई गई हैं। लूम्स मीन्स कपड़ा बनाने की मशीनें। तो ऐसी 4 से 10 जो है लूम्स वाली स्मॉल फैक्ट्रीज थाउजेंड्स की नंबर में यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। इन द अर्ली ईयर्स, पुराने समय में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है मेजरली महाराष्ट्र और गुजरात में ही ज़्यादा इस्टेब्लिश थी, कंसंट्रेटेड थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस थी, और दूसरा ये जो एरियाज है ये सी के नज़दीक होने की वजह से यहाँ से व्यापार आराम से हो सकता था, दूसरे देशों को भेजा जा सकता था। अवेलेबिलिटी ऑफ रो कॉटन, क्योंकि यहाँ पर जो कच्चा सूत है वो आसानी से मिल जाता था, मार्केट भी पास में थी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर वो पोर्ट फैसिलिटीज़ जो थी वेल डेवलप्ड थी, लेबर भी आसानी से मिल जाता था। मोइस्ट क्लाइमेट, नमी वाली जलवायु चाहिए होती है कॉटन मिल्स को या कॉटन बनाने में, तो वो भी यहाँ पर मौजूद था। इसी वजह से ये लोकलाइजेशन हो गया, यानी इन एरियाज में ये जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है ये इस्टेब्लिश ज़्यादा हुई। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड अ लिविंग टू द फार्मर्स, क्योंकि इस इंडस्ट्री का सीधा संबंध खेती से है और इसकी वजह से किसानों को अपनी आजीविका कमाने का एक साधन भी मिलता है। कॉटन बोल प्लकर्स, यानी कॉटन की जो बोल को प्लक करते हैं और जो वर्कर्स होते हैं जो कि इन कॉटन बोल में से जो सीड्स को अलग निकालने की जो प्रक्रिया होती है जिसे हम गिनिंग कहते हैं बेटा, इसमें क्या होता है कॉटन बोल्स के अंदर से सीड्स को अलग किया जाता है और फिर उसके बाद स्पिन किया जाता है, उसको काटा जाता है और फिर उसके बाद काटने के बाद उसके धागों का इस्तेमाल कपड़ा बुनने में किया जाता है, फिर उसको डाई किया जाता है, फिर उस पर डिजाइन बनाए जाते हैं और इसके साथ साथ फिर उसे पैकेज यानी उसकी पैकेजिंग उसको अच्छे से पैकेट में तैयार करके फिनिश गुड्स के रूप में भेजा जाता है। उसके बाद उसमें टेलरिंग होती है, टेलरिंग मतलब कपड़ा सिलने की जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है और उसको सीविंग की जाती है। टेलरिंग एंड सीविंग का मीनिंग यहाँ पर कटिंग और उसके बाद कटिंग के बाद उसकी सीविंग से रिलेट करता है। तो यानी कि ये सारी प्रोसेस एक कॉटन इंडस्ट्री के अंदर ही शामिल हो जाती हैं। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्री, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो दूसरी इंडस्ट्रीज की डिमांड्स को भी पूरा करती है, सच एज केमिकल एंड डाइज। जैसे मान लो इसको अब डाई करना है कपड़े को, तो केमिकल्स और डाइज को ये लेती है कहाँ से, केमिकल इंडस्ट्री से। और मिल्स को स्टोर्स यानी अपने जो इसका प्रोडक्शन तैयार हुआ उसको रखने के लिए इसे स्टोर रूम चाहिए या स्टोर हाउसेज चाहिए, तो वो ये मिल स्टोर्स को की हेल्प भी लेती है।
पैकेजिंग मटेरियल, और अपना मटेरियल को पैक करवाने के लिए पैकेजिंग मटेरियल वाली जो कंपनी होती है या जो फैक्ट्री होती है उससे ये लिंक इस्टेब्लिश करती है। और इसकी जो टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं जो मशीनरी के अंदर, उसको रिपेयर करवाने के लिए इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर जो कंपनीज होती हैं उनसे ये लिंक बनाती है। इससे क्या होता है कि अदर इंडस्ट्रीज को भी काम मिलता है या अदर इंडस्ट्रीज की हेल्प भी इसको लेनी पड़ती है। हालांकि ये सेल्फ रिलायंट है, यानी इसकी बाकी प्रोसेस जो होती हैं वो आराम से ही अपने आप कर लेते हैं, लेकिन इन कामों के लिए कई बार उन्हें दूसरी इंडस्ट्रीज की हेल्प भी लेनी पड़ती है। अब आप नेक्स्ट पेज पर, इसी पेज के ऊपर जो सेकंड साइड है वो देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाइल स्पिनिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू बी सेंट्रलाइज टू इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। हालांकि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के अंदर जो स्पिनिंग की प्रोसेस है वो ज़्यादा की जाती है। हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है ये इन एरियाज में, क्योंकि पुराने समय से यहाँ के लोग जो हैं अपनी ट्रेडिशनल स्किल्स और डिज़ाइंस का यूज करते हुए कॉटन वीविंग करते हैं। और वो ना केवल कॉटन के कपड़ों की वीविंग करते हैं बल्कि सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी, इस सब के कामों में भी वो परफेक्ट हो चुके हैं और एक्सपर्ट हो चुके हैं। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। हमारे देश का स्पिनिंग के फील्ड में जो है बहुत वर्ल्ड क्लास एक जो है प्रोडक्शन आता है, यानी हम विश्व स्तर पर प्रतियोगिता करने लायक अपने स्पिनिंग प्रोसेस करते हैं। और वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। हालांकि वीविंग के फील्ड में हम थोड़े वीक रह जाते हैं, यानी लो क्वालिटी के फैब्रिक यहाँ पर तैयार होते हैं जिसका फिर ज़्यादा इस्तेमाल जो है हम नहीं कर पाते, या फिर वो ये जो है एक्सपोर्ट हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो वीविंग की प्रोसेस में है उसमें हमें हाई क्वालिटी का यार्न नहीं मिल पाता। अपने देश के अंदर अच्छी क्वालिटी का यार्न जो है ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, यानी वो जो कंपनीज हाई क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस करती हैं वो एक्सपोर्ट करने में बिलीव करती हैं, वो इंटरनल मार्केट में इसको सेल नहीं करती क्योंकि उन्हें ज़्यादा अच्छी प्रॉफिट की जो है एक्सपेक्टेशन होती है और उसको फुलफिल करने के लिए वो बाहर ही इनको बेचती हैं। और हमारे देश के जो वीवर्स हैं उन्हें ये नहीं मिल पाता, इस वजह से यहाँ पे फाइन क्वालिटी का फैब्रिक तैयार नहीं हो पाता। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम। हालांकि यहाँ पर वीविंग की प्रोसेस भी होती है, यानी हाथों से भी कपड़ा तैयार किया जाता है। पावर लूम्स यानी इलेक्ट्रिसिटी से रन होने वाली लूम्स के ऊपर भी कपड़ा तैयार हो जाता है और मिलों के अंदर भी कपड़ा तैयार किया जाता है। The handspun khadi provides large scale employment to weavers in their homes as a cottage industry। और जो आपने देखा होगा भारत देश के अंदर पुराने समय से ही जो हथकरघा उद्योग है, यानी घर पर रहकर वीवर्स हमेशा से ही बड़े पैमाने पर जो है हाथ से बना हुआ खादी बुनते आए हैं, यानी खादी का कपड़ा जो है वो अपने हाथों से तैयार करते हैं, जिसकी वजह से एक लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट हमारे वीवर्स को मिला हुआ है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक आया हुआ है बेटा, आप देखिएगा। वाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेजाइज ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। महात्मा गांधी जी ने भी देश के अंदर सूत कातने और खादी का कपड़ा बुनने पर जोर क्यों दिया था, यानी सबसे ज़्यादा महत्व इसी कपड़े को क्यों दिया था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर, अगर आंसर आप खुद सर्च कर पाए तो सबसे बेटर है, और नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं आपको आंसर देती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपका आज की एक्टिविटीज़ में ये होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद सर्च करें, मुझे आप डाल भी सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एक टेबल दी गई है, इसमें 90% ऑफ वीविंग, कटिंग और जो प्रोसेसिंग है वो डिसेंट्रलाइज सेक्टर है, यानी अलग अलग जगह पर बटा हुआ है। तो इसमें आपने देखा नोट लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है स्टडी द फिगर अबव एंड नोट द शेयर ऑफ मिल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक के फील्ड में जो प्रोडक्शन का फील्ड है उसमें मिल्स का शेयर कितना है उसको आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट कर लेंगे आप अपनी बुक के अंदर, ठीक है, फैब्रिक के फील्ड में। और इसके अलावा फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन आया है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। तो हमारे देश के लिए क्यों ज़रूरी है कि हम मिल में बने हुए कपड़े की जो लूमेज है उसको हमें कम रखना चाहिए, जबकि पावर लूम और हैंडलूम की बजाय। क्यों करना चाहिए, यानी मिल में बने हुए कपड़े को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ज़्यादा महत्व किसको दिया जाना चाहिए,
पावरलूम्स को और हैंडलूम्स को। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मिल में बेटा जो फ्यू हैंड्स में कंसंट्रेटेड है मिल, वो प्रॉफिट जो आएगा वो सिर्फ ओनर्स का हो जाएगा, जबकि पावरलूम्स की हेल्प से जो घर पर बैठकर वीवर्स काम कर रहे हैं, हैंडलूम्स की हेल्प से जो वीविंग कर रहे हैं या स्पिनिंग कर रहे हैं, तो बेटा उनको लार्ज स्केल पर हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, उनके प्रॉफिट को, उनकी अर्निंग को हम बढ़ा सकते हैं। अब इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर भी रेडी रखना है आपने, क्योंकि इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। फिर आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक टॉपिक और है, इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। इंडिया अपना धागा, यार्न मीन्स धागा, जो थ्रेड जो होता है वो जापान को एक्सपोर्ट करता है। अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स, और हमारे सूती जो कपड़े हैं वो भारत से और कौन से देशों को बेचे जाते हैं? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, इनको भी बेचे जाते हैं। और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें कुछ शामिल है, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज, इसको भी, इन सभी देशों को ये जो कॉटन गुड्स हैं वो सप्लाई की जाती हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा। और इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे, इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में यानी पूरे संसार में हमारे पास सूत काटने के लिए जो स्पिंडल्स यूज होती हैं, उस फील्ड में हम लार्जेस्ट सेकेंड नंबर पर, सेकेंड पोजीशन पर है, विद 43.13 मिलियन स्पिंडल्स इंडिया में लोकेट की गई हैं, यानी इंडिया में ये इंस्टॉल की गई हैं। आफ्टर चाइना हम सेकेंड पोजीशन पर है स्पिंडल्स के फील्ड में। सिंस द मिड 80s, क्योंकि 1980 के बीच में द स्पिनिंग सेक्टर हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन। स्पिनिंग सेक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, और इस वजह से हमने स्पिंडल्स के फील्ड में ये प्रोग्रेस गेट की। अब नेक्स्ट जो स्टेंजा है आप देखिए, वी हैव ए लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। अब सूती धागा बनाने के फील्ड में हम वर्ल्ड में काफ़ी एक लार्ज शेयर जो है अपना देते हैं, अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। हमारे व्यापार का 1/4 हिस्सा या एक चौथाई हिस्सा जो है कॉटन यार्न के रूप में हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं। However, our trade in garments is only 4% of the world's total. वर्ल्ड के टोटल का गारमेंट्स के फील्ड में हमारा सिर्फ 4% ही जाता है, जबकि वो 1/4 टोटल ट्रेड जाता है। आवर स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल, क्योंकि हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो ग्लोबल लेवल पर दूसरी देशों की जो स्पिनिंग मिल्स हैं उनको compete कर सकती हैं, कैपेबल हैं इस फील्ड में कि हम जो फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं उस फील्ड में हम किसी को भी कड़ी प्रतियोगिता दे सकते हैं, यानी उन्हें एक स्टिफ कंपटीशन हम दे सकते हैं। इस लेवल का यहाँ पर यार्न तैयार किया जाता है। The weaving, knitting and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. हालांकि हमारे देश के अंदर जो अच्छी क्वालिटी का धागा बनाया जाता है वो सबसे ज़्यादा बाहर भेजा जाता है, और हमारे जो बुनकर हैं या जो कपड़ा बुनते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट्स है, जितनी भी मिल्स हैं, वहाँ पर अच्छी क्वालिटी का धागा उनको नहीं मिल पाता। इसी वजह से हमारे जो गारमेंट्स हैं वो उतनी हाई क्वालिटी के नहीं होते। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दीज सेगमेंट्स। हालांकि हमारे यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अब काफ़ी हद तक नई नई फैक्ट्रीज लगाई गई हैं इस क्षेत्र में, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स। हालांकि फिर भी ये जो है ज़्यादातर जो इसका कॉटन का जो प्रोडक्शन है, यानी कॉटन गारमेंट्स का जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल यूनिट्स में किया जा रहा है, विच कैटर टू द लोकल मार्केट, जिसका सिर्फ उद्देश्य स्थानीय बाजार की पूर्ति करना है। दिस मिसमैच इज ए मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। यही हमारी इस कपड़ा उद्योग की इंडस्ट्री के लिए, यानी कपड़ा उद्योग के लिए एक मुख्य कमी बना हुआ है कि हम बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, हम सिर्फ लोकल मार्केट की नीड्स को ही, रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा करते हैं, और हमें एक अच्छी क्वालिटी का जो यार्न मिलना चाहिए एक फाइन फैब्रिक तैयार करने के लिए वो नहीं मिल पाता है। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम ये होता है, मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अपैरल, गारमेंट,
मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। तो क्या परिणाम निकलेगा कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो सिर्फ कॉटन यान ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जबकि हम गारमेंट भी बना सकते हैं अच्छी क्वालिटी का, जो कि हमें नहीं मिल पाता। और हमें नहीं मिलता इसलिए हमें ये जो फैब्रिक है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ जाता है, मजबूरी में हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। तो आपने देखा अपने देश की ही कमी की इस वजह से हम अपने देश में काफ़ी पीछे जा रहे हैं इस फील्ड में। यार्न इज सोल्ड एट ₹85 पर केजी। आपने देखा धागे जो होते हैं वो 85 रुपये किलो के रेट के हिसाब से बिकते हैं। इफ़ इट इज़ सोल्ड एज ए ट्राउजर, अगर हम इसके ट्राउजर बनाकर इसको बेचें तो हमें ₹800 पर केजी के हिसाब से वैल्यू मिल सकती है। वैल्यू इज एडिड एट एवरी स्टेज फ्रॉम फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक एंड टू गारमेंट। आपने देखा होगा वैल्यू तभी से ऐड होनी शुरू हो जाती है जब पहली स्टेज से फाइबर से यार्न तैयार किए जाते हैं, उसमें फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस में भी वैल्यू ऐड हुई, फिर यार्न से जब फैब्रिक बनेगा तो उसकी और ज़्यादा वैल्यू बन जाएगी, और उस फैब्रिक से जब गारमेंट तैयार होगा यानी रेडीमेड जो है कपड़ा जो है तैयार होगा तो उसकी वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। इससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था लेकिन हो नहीं रहा, हम सिर्फ पहली स्टेज में ही यार्न बनाने में ही रह गए। Why is it important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn in large quantities? देखिए ये आ गया है यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक कि ये ज़रूरी क्यों है हमारे लिए कि हम अपने वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करें इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न सेक्टर इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी ज़्यादा मात्रा में हमें अपने गारमेंट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, वीविंग सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, ना कि धागे निर्यात करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, ताकि उनके प्रोडक्ट्स जो है ग्लोबल लेवल पर compete कर पाएँ, और इसके अलावा हमें फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा मिले, और इसके साथ साथ हम भी एक फाइन जो है फैब्रिक तैयार कर पाएँ और अपनी लोकल जो इंडस्ट्रीज है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएँ। इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होगी, और जिसकी वजह से हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होगी, प्लस नेशनल इनकम में भी हमारी बढ़ोतरी होगी। तो देखा आपने काफ़ी कुछ फ़ायदे हैं, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद बेटा जो लास्ट स्टेंजा इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो ये है, although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton 356 lakh bales of 170 kg each during 2011-12, the need to import is still felt। हालांकि हमारे देश के अंदर जो अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है उसको स्टेपल करके उसकी बोल्स बनाई जाती हैं, तो वो जो बेल्स यानी उसके गट्ठड़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इसके बावजूद भी हम जो है कॉटन की जो बेल्स होती हैं दूसरे देशों से मंगवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके क्या कारण हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर पावर सप्लाई जो है वो इरेटिक है, यानी बिजली की आपूर्ति जो है वो बाधित रहती है, मशीनरी जो है अपग्रेडेड नहीं है, वीविंग सेक्टर में पुरानी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और प्रोसेसिंग सेक्टर में भी इसी टाइप से समस्या बनी हुई है। अदर प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे कि लो इनपुट ऑफ लेबर, यानी हमारे यहाँ पर जो लेबरर्स काम करते हैं उनका उतना जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, और स्टिफ कंपटीशन हमें सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से फेस करना पड़ रहा है। इस वजह से कॉटन इंडस्ट्री को काफ़ी सारी मेजर जो प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं वो दूर नहीं हो पा रही हैं। यानी ये समस्याएं पूछी जा सकती है 5 मार्क्स में आपसे, आपको इनको जो है इंडिविजुअली अलग अलग स्टेटमेंट में आपको इनको राइट डाउन करना है ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएँ। तो आज के लिए बेटा से इतना ही। आप यहाँ तक इसको रीड करके इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।